please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास जी, ये गोरखालैंड की मांग को लेकर यहाँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आप मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे नाना सबको गोरखा और बहादुर गोरखा पाएंगे। यही शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात को कहने के लिए आए थे, लेकिन हम अपनी बात को यहाँ से फिर से शुरू करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि बात हो रही थी हिंदू मुसलमान की, बात मत करो, बात करो आज रोजी रोटी और रोजगार की। नवीन का पक्ष है, नवीन रखना चाहेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर अजय जो है वो कुछ कहना चाहते हैं, मैं आऊंगा, लेकिन एक पहले बात यहाँ से जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। जो हिंदू मुस्लिम की बात है ये सिर्फ इंडिया भर में सीमित नहीं है। अगर आप ग्लोबल फेनोमेना देखेंगे तो ज्यूस मुस्लिम, क्रिश्चियन मुस्लिम, बुद्धिस्ट मुस्लिम, सब में एक कॉमन है मुस्लिम। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है सर। ग्लोबली अनरेस्ट है। अब जो डेवलप कंट्री है जहाँ पे रोजगार भी है, तो वहाँ पे सामाजिक विद्वेष तो है। तो जॉब और सामाजिक विद्वेष दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं जॉब के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि रोजगार, जो हम गवर्नमेंट रोजगार की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट रोजगार, हमें ऐसा रोजगार चाहिए। जो 50 से ज़्यादा PSU बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं? वहाँ पे क्रिएटिविटी, मॉडर्नाइजेशन एंड इनोवेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि हम जो वहाँ पे जा रहे हैं, हम वहाँ पे सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया कि PSUs को बंद कर रही है। लेकिन मैं साथ साथ ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो देश के युवा हैं वो स्किल्ड बने, स्किल्ड बने। और मैं वही योजनाओं के बारे में जाना, कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्किल्ड बनेंगे तो उसको कौन बनाएगा? किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? इसमें स्किल इंडिया स्टार्टअप चल रहे हैं, MSME चल रही है, स्टैंड अप चल रही है, स्किल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है। हमको जुड़ना पड़ेगा उनसे। हम सिर्फ ग्रेजुएट होकर ऐसे रोड में घूम नहीं सकते हैं सर। तो हमें कुछ टैलेंट चाहिए, कुछ स्किल चाहिए। तो सर उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है? अगर शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, आप कह रहे हैं स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अगर सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं तो उन योजनाओं को धरातल पर तो आना चाहिए ना। 5 करोड़ लोग अभी तक जुड़ चुके हैं उनसे। सर जी, भारत अभी भी गाँव में बसता है। गाँव तक आप भारत अभी तक गाँव में बसता है। गाँव में सबसे ज्यादा मुद्रा लोन ले चुके हैं अभी गाँव से। सबसे ज्यादा गाँव के लोग ही मुद्रा लोन ले रहे हैं। मुद्रा लोन पे आऊंगा। सरकारी प्रोग्रामों की बात अलग है कि स्किल इंडिया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। शिक्षित बेरोजगार जिसने भी जिस प्रकार की ट्रेनिंग की हुई है मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने से पहले तक, उनको रोजगार नहीं मिला। अब नई की समस्या नई पैदा हो गई है, मिलेगा पैदा हुई है, वो कहाँ जाए? अभी जो नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, एक छोटी सी चीज को मैं बताना चाहता हूं कि अभी आप देखिए, एक फिजिकल एजुकेशन, मैं अपने प्रोफेशन से जोड़ के चलता हूं, एक फिजिकल एजुकेशन का बंदा BPEd MPEd कर लेता है, सरकार उसको अगर जॉब नहीं देती है तो देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो खर्च होता है वो BP, डायबिटीज, ओबेसिटी पे खर्च होता है। अगर वो चाहे तो किसी के घर में ले जाकर उसको ट्रेनिंग दे सकता है, उसको जरूर नहीं है सरकार की, उससे ज्यादा पैसा खर्च कमा सकता है। आप योगा सीखिए, आप घर में जाके योगा की ट्रेनिंग, जरूरत नहीं है सरकारी कर्मचारी बनिए, आप योगा सबके घर में जाकर ट्रेनिंग दे, उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने स्कूल को कैसे डेवलप करते हैं, ये बात होती है। आप सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। आज सरकारी कर्मचारियों को जो 7वां वेतन हुआ उसमें 2% इंक्रीमेंट लाया, इसलिए इनको दिक्कत है। पहले 15% गवर्नमेंट बढ़ा देती थी, अगर हम 15% नहीं बढ़ाए, 13% जो बचा उससे हम नए लोगों को रोजगार देंगे। हमारी आपका लॉजिक है।
आपका लॉजिक है फाहिम साहब, मैं ऑफकोर्स ये खड़ा करना चाह रहा था। मैं आ रहा डॉक्टर अजय। ठीक भाई, यदि इस देश को यंग इंडिया बनाना है और डायनेमिक इंडिया बनाना है तो इस देश में 20 से 24 साल के जो नौजवान हैं, आज 13 करोड़ नौजवान बेरोजगारी के हालत में हैं, उनके पास उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। ये भारत सरकार जो विकास की बात करती रही, मोदी जी जो नौजवान इंडिया की बात करते रहे, उनको रोजगार दीजिए। आज गाँव में मनरेगा के नाम पे भ्रष्टाचार है। स्किल इंडिया की बात कर रहे थे हमारे नौजवान, स्किल इंडिया के नाम पे कितने लोगों को रोजगार मिला। ये देश गरीबों का देश बन गया है और 1% लोगों के बीच 73% संपत्ति अर्जित कर ली है। ये कौन किया है 4 साल में? 4 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार। मैं रेडी पटरी मैं आ रहा हूँ। रेडी पटरी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे भी बात शुरू करें। फिरोज साहब भी मौजूद है। फिरोज साहब मौलाना आजाद के पौत्र हैं और ये बहस के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज साहब, जो बातचीत का जो है मजमून आपने देख लिया, क्या है सवाल? ये कि हिंदू मुसलमान मत करो, सोसाइटी को बांटने और बांटने का नाम। अगर मैंने कल भी कहा था कि अगर आप मलहम नहीं बन सकते तो नमक तो कम से कम ना बनिए। बिल्कुल। देखिए, एक बात सुन लीजिए मेरी ध्यान से भाइयों, तवज्जो चाहूंगा। जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप लोग सुनिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। एक मेरा शेर है, कोई मुश्किल नहीं है। अरे मेरी बात सुन ले भाई, बड़ा शोर हो रहा है। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, प्रतीक। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। और अभी मैं सुन रहा था, लोगों ने सुना नहीं, मैं सुन रहा था काफ़ी बातें, काफ़ी उंगलियां उठाई जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी पे। देखिए, 70 साल के जो है कांड हो रखा है, 70 साल की कमियां हैं। 7 साल तो मोदी को दो। मैं कोई उनके ब्रीफ उठा के नहीं चल रहा हूं, लेकिन एक सुनिए, मैं मेरी बात सुनो, एक बात और सुन लीजिए, सुनिए, मैं एक सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुनिए, कम से कम 7 साल तो दो। जो पहला चुनाव था मोदी साहब का, उसमें चाय आ गई। अब दूसरा चुनाव आया तो पकौड़ा आ गया। अब सवाल ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार चाहिए। आप रोजगार, जो मुद्रा लोन की बात करते हैं, आप एक मिनट, जो मुद्रा लोन की आप बात करते हैं, मेक इन इंडिया की मुद्रा लोन इन्होंने 10 लाख से 25 लाख तक वो मुद्रा लोन का वो निकाला हुआ है। इंदिरा गांधी मुझे याद आती है, 1982 में उसने रेहड़ी पटरी वालों को 2000 रुपये से लेके 20,000 रुपये काम करने के लिए बगैर किसी उसके, सिर्फ एक वोटर कार्ड के ऊपर उन्होंने हमें ये पैसा लोन, दिल्ली में 1.5-2 लाख लोगों को ये लोन दे दिया। आज इनका जो मुद्रा लोन है उसमें फॉर्मेलिटी इतनी है, उसमें या तो 1 लाख फॉर्म जमा है, या तो आधे गए, या 10% उनको मैनेजर को मेरा मानना, ये सब सुनेंगे, वो इसलिए सुनेंगे, सबके सवाल हमसे है। मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह इन्होंने कहा कि ऐसी किसी को लोन दे दिया, 57,000 करोड़ रुपया जो गलत तरीके से जाता था, चाहे मनरेगा या किसी से, वो जब अकाउंट के अंदर, जब वो अकाउंट के तरह उनके खातों में जाने लगा, वो सरकार का रुक गया, वो कहाँ जाता था। आज 93 लाख इस देश के अंदर मकान बनाए 3 वर्षों में इस मोदी सरकार ने, वो किसकी बात करेंगे? आज 4 लाख करोड़ रुपया मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन दिया, और जब लोन दिया तो 10,000 करोड़ लोगों ने लिया। 10,000 करोड़ लोगों से 20,000 करोड़ लोग काम करते होंगे। केंद्र सरकार जमीन पे कुछ नहीं है, फिगरों में है। यहाँ बताइए कितने लोग हैं, किसी को एक को लोन मिला हो? जिनको रोजगार मिला वो सरकार के साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए, यहाँ किसी ने कहा, अभी आपने भी ये बात सुनी कि यहाँ जो लोग आते हैं अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं अस्पताल में। आप सुनिए एक मिनट, आज बीजेपी की हुकूमत है, अगर इनका मेंबर पार्लियामेंट अगर लोगों की बात सुनते हो तो यहाँ लोग अपनी समस्या लेकर क्यों आए? मीनाक्षी लेखी शुक्रवार के दिन मिलती है, एक दिन, एक हफ्ते में 1 दिन 3 घंटे। अरे जनता, गरीब लोग हैं, आपके पास जाते हैं, आप अस्पताल में आदमी जाता है तो इलाज कराने जाता है, और जो ठीक हो जाता है कि अस्पताल में जाके खड़ा होता है कि मेरा इलाज हो गया भैया, मैं यहाँ पे तर्क अच्छा है, लेकिन तर्क अच्छा है आपका कि अगर नहीं नवीन जी, तर्क आपका अच्छा है कि अगर कोई मरीज है और वो ठीक हो जाता है तो वो लाइन में तो नहीं खड़ा होगा अस्पताल की, बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा हूं कि मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं, रोजगार, रोटी और रोजगार, 20 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से रोजगार मिला। जो रोजगार मिला तो सरकार के साथ है ना। अगर हम रोजगार ही लेकर आते तो क्या 19 राज्यों में हम आते क्या? आज देश की जनता को विश्वास दे रहे थे
मोदी से। राम मंदिर के नाम पे आएंगे, ये देश में आप विकास के नाम पे आते, युवाओं को आप धोखा दिया आपने, युवाओं को रोजगार की बात पे आए थे, और राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, कभी मुफ्ती, कभी मोहम्मद, कभी जिन्ना, ये देश जिन्ना पे नहीं चलेगा, ये देश नौजवानों पे चलेगा, देश किसानों पर चलेगा। इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, इन्होंने बिल्कुल नवीन नहीं, सारे सवाल हैं आपसे, लेकिन गेस्ट भी हैं और भी हैं, आप भी आरोप लगाए हमारे ऊपर। नहीं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, हम लगातार काम कर रही है, आप अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। मैंने ये कहा नवीन, मैंने ये कहा कि आप अच्छे काम नहीं करते, हमने ये कहा कि नहीं आप अच्छे काम करें। नवीन नहीं आप ही मौजूदा, बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा कि आप कहीं गाय की बात करते हैं, कहीं लव जिहाद की बात करते हैं, और आप नवीन अगर आप भी बोलेंगे तो लीजिए आप करिए आगे डिबेट, आप सुनिए तो आप इन्होंने कहा कि समाज में वो मुद्दे उठाते हैं आप जो शायद पीछे होने चाहिए। समाज को तोड़ने वाले। एक मिनट आप ही का सवाल रख रहा हूं, और आप लव जिहाद का कभी मुद्दा, कभी गाय का मुद्दा ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है सामने और एकदम खड़ा हो जाता है। आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मुद्दे आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं कर रहे हैं आप। समाज की जो परिस्थिति है, समाज की जो स्थिति है, उस समाज में इन्होंने अभी जैसे एक मनरेगा का सवाल उठाया, तो मनरेगा का पूरा जो गोरख धंधा था वो कांग्रेस की देन रही है। अब इन्होंने कहा कि कभी हिंदू मुस्लिम आ जाता है, सुन लीजिए, रुक रहा है ना, रुक गया। देखिए बात सुन लीजिए, ये देखिए, अब इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, अगर एर्नाकुलम केरला के अंदर किसी हिंदू महिला को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, जो कल की एएनआई ने केस दर्ज किया है, एफआईआर हुआ है, इस पे आप बोल नहीं सकते, तो कहां से आप पीछा छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं कश्मीर 57,000 करोड़। अगर कासगंज में जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अरे सुन लीजिए, अगर कासगंज में सलीम, वसीम और नसीम नामजद होते हैं हत्या के केस में, तो कैसे उनको हटा दीजिएगा? आधे घंटे में एक बार पहले शुक्रिया अदा कर दूं। सच्चाई सुनना होगा, उनको चुप कर लीजिए, एक मिनट बोलिए, सुन लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, फिरोज साहब, एक मिनट, आधे घंटे में बोलने दीजिए। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब एकदम क्यों में आइए प्लीज। डॉक्टर साहब आप बहुत मेरे सम्मानित। अजय कोई नहीं बोलेगा, प्लीज बोलिए, आप प्लीज बोलिए। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान को आपके सामने रखना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल से। खुद मेरे साथ एक वाकया ये हुआ, मेरे बच्चे को गाय की दूध की ज़रूरत थी, डॉक्टर ने बताया। मेरे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, सुरेश नाम का लड़का, उसके यहाँ से दूध आना शुरू हुआ। उसने अपनी बीवी को हिदायत दी कि मोल नहीं दिया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, फ्री दूध दिया जाएगा जब तक इनको चाहे। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करे और मुसलमान हिंदू की बात करे। सुनिए। और जो जिस मुफ्ती की आपने बात की थी, वो अलगाववादी लोग हैं, उनको सरकार संरक्षण दे रही है, उनके ऊपर करोड़ों रुपया, वो अलगाववादी लोग हैं, उन पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है सरकार उनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालती? सरकार उनको जेल में क्यों नहीं डालती? रोजगार की जो बात थी, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी हर साल, आपने बताया 70 लाख नौकरियां दी गई 4 साल में। 8 करोड़ में से 70 लाख, कितना रेशो है? देखिए नवीन आराम से फिरोज भाई गाड़ी मिली है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। और दूसरे जैसे कश्मीर में उन्होंने मौलाना ने बोला है कि देश के टुकड़े होने चाहिए। अब ये जब तक गजवा ए हिंद आप अगर यूट्यूब पे देखोगे, कहीं भी ये हदीस है एक मुसलमानों की, जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा तब तक ये देश के टुकड़े होने वाली बात चलती रहेगी। धैर्य रखो। मैं मुझे मालूम है ब्रेक का टाइम है, मुझे मालूम है। मैं बिल्कुल नहीं, एक मिनट, नहीं अजय नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मैं आप कहीं नहीं जाएंगे, ब्रेक का टाइम है। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं, बिल्कुल ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल ब्रेक लेना चाहता। आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, बस मुझे हाँ नामे दे दीजिए मौलाना के खिलाफ, बात खत्म हो जाएगी। मैं तो कह उस मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जेल में भी जाए, हम चाहते हैं। वक्त है थोड़ी देर ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं।
भैया जी कहीं कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो सवाल हमने पूछा था वो ये था कि क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में लोगों को उम्मीद के मुताबिक रोजगार मिला है। मैंने ये सवाल कहा था कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए रोजी रोटी पर। यही था सवाल मेरा आज का। और इस पर जो जवाब आया है वो पहली बार ऐसा है कि 50-50% बराबर है। ये पहली बार है, ये ऐसा पहली बार है कि 50-50% लोग हाँ और नहीं वाले हैं। और ये इस बात का सबूत है कि 2019 होना नहीं चाहिए लेकिन है बहुत वेरी क्रिटिकल 2019। और ये सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसमें दो राय नहीं। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? सहमत हैं जी। सहमत हैं इस मुद्दे से? बाबू जी सहमत हैं? सबसे बड़ा मुद्दा होगा 2019 में, सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोजी रोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा है हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेरोजगारी की पूरे देश में सबसे बड़ी मार जनरल कम्युनिटी पर है, क्योंकि ना वजीफा मिलता है ना कुछ मिलता है, फीस ज्यादा देते हैं, टैक्स खूब देते हैं। फिर मामला है क्या इस देश में बेरोजगारी का? सबसे ज्यादा दुखी जनरल कम्युनिटी है इस देश के अंदर। जी 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 जी। किसान सबसे भूखे मर रहे हैं आज के दिन। किसान कितनी आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि केवल बीजेपी सरकार की पॉलिसीज के कारण। मोदी साहब ने आने से पहले वादा किया था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, आज तक कहाँ है वो? किसानों की हालचाल पूछने वाला नहीं है कोई। किसानों की हालचाल पूछने वाला कोई। हाँ फहीम साहब बोलना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। देखिए ये जैसा आपने कहा ये पहली बार हुआ है कि वोटिंग इस तरीके से आई है 50-50 क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि मुद्दा भी आपने उठाया है। अच्छा हाँ, अभी तक तो मुद्दे 4 साल में मंदिर मस्जिद। तो कल से ये ऐलान होता है कि कोई मौलाना नहीं आएगा शो में, नहीं आएगा शो में, नहीं आएगा शो है। नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं? और कल से कोई हिंदू वाला नहीं आएगा। और आज कल से रोजी रोजगार पे बात होगी। देखिए ये वायरस बहुत पुराना है और अंग्रेज छोड़ के गए हैं। अंग्रेजों ने उस टाइम में छोड़ा था कि जातिवाद और धर्म में लड़काते रहो, नहीं तो बगावत करके मुल्क छीन लेंगे अपना। तो यही कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। मैं बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ। 70 सालों में अब तक जितने भी राज किया है उन्होंने हमें इन मुद्दों में भटका कर रखा है, क्योंकि अधिकार मांगने लगेंगे, क्योंकि रोजी मांगने लगेंगे, कपड़ा मांगने लगेंगे, मकान मांगने लगेंगे और किसान खेती का पूरा मुआवजा मांगने लगेंगे। सुनिए मुसलमानों का इस देश में, इस 25 करोड़ देश में मुसलमान है, उनका विकास भी इस देश में हुआ है और सभी का विकास चाहिए, सर्व समाज का, सभी धर्म का। फिर आप धर्म पे आ रहे हैं, रोजगार पे आइए, रोजगार पे आइए। ये सरकार चाहती है रोजगार पे भटकाना। दलितों के भी दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है मुसलमान। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। आपको नहीं पता मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी। मुसलमान की बात मत कीजिए, इस देश में सभी की बात हो, सभी धर्म के मुसलमानों को। 70 साल तक कांग्रेस मौलाना एक बात तो उपाध्याय ने डॉक्टर अजय उपाध्याय ने एक बात तो अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ मुसलमानों की मत करिए। क्यों करेंगे मुसलमानों की? मुसलमान देश की बात करिए। और अगर देश में सारे लोग बदतर हैं तो सारे लोग बदतर हैं। और हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए, सारे पूरी कमेटी की बात होनी चाहिए। हमारे भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं। सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि देश में चुनाव होगा, अगला चुनाव होगा तो रोजगार पे होगा। मैं एक बात और कहता हूँ, 2019 में अगर आप कहते हो रोजगार मुद्दा है और उसके लिए सरकार काम कर रही, विकास में भी कर रही है, देश की सीमाओं पर भी होगा, देश की अस्मिता पर भी होगा, देश की रक्षा पर भी होगा, देश के गौरव पर भी होगा, देश के सम्मान पे होगा, ईमानदारी से बढ़ते भारत के कदम पर भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सामने गोरखा खड़े हैं, हिंदुस्तानी फौज का सबसे बहादुर धड़ा है। मुझे अफसोस हो रहा है इनको देख के। सरकार को चाहिए कि इनको सपोर्ट करे। सरकार को चाहिए इनका, बिल्कुल सरकार को चाहिए कि कोई रास्ता जरूर निकाला चाहिए आपके लिए। देखिए अभी हमें राजनीति पर सोचने में, अभी कौन राजनीति कर रहा है ये सोचने में मुझे कोई परिभाषा देनी पड़े तो मुझे कहना होगा कि कुछ नहीं कहने के लिए बहुत कुछ जो कह सकता है वही पॉलिटिशियन हो जाता है। और
सरकार भ्रष्टाचार पर चिंतित है, बेरोजगार पर चिंतित है। अरे सरकार इतना चिंता करेगी तो दुबली हो जाएगी सरकार। और नेता होने से पहले अभिनेता होना बहुत जरूरी है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था अरे गोरखाओं के साथ तो हमारा पुराना रिश्तेदारी है, क्योंकि मैं चाय बेचता था, आप चाय उगाते हो। तो हमने कहा कि अरे जनाब वजीर आजम, आप चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए, हम चाय उगाते उगाते अभी ये हालत है कि चाय बगान बंद हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आप बहुत शार्प हैं, आप नेता अच्छे हैं। और एक दूसरी बात, आप नेता अच्छे हैं, लेकिन अभिनेता उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। ये आप मेरे ही माने अल्फाज है, आप ही के अल्फाज हैं, मुझे ही लौटा रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इसीलिए कि 2009 में 2014 में 2 बार बीजेपी की एमपी दिया हमने, दोनों बार लिखा था। हाँ, दोनों बार लिखा था, उनकी घोषणा पत्र में लिखा था। हाँ, लिखा था कि हम सिंपैथेटिकली कंसीडर करेंगे। अब 10 साल होने को है कि ये सिंपैथी कहां पर है और कब आएगी हमें नहीं मालूम। 10 साल बाद हमें निकाल दिया, जिन अधिकारियों की गलती थी हम लोगों की सजा दी जा रही है। आज 10 साल बाद हमें सजा दी जा रही है। हमारा यही गुहार है कि हम लोगों को रोजगार वापस दिया जाए, हमारा रोजगार वापस दिया जाए। गवर्नमेंट प्रेस के ये एम्प्लॉइज 10 साल तक काम करने के बाद निकाल दिए गए। आज ईमानदारी पूर्वक हमने काम किया है। हम लोगों की गलती कोई नहीं है। अगर हमारी जात ना हिंदू की है ना मुसलमान की, हमारी जात बेरोजगार की है। मैं पीजी कर लिया हूँ, इन लोगों ने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है। आज पकौड़े बेचने को कहते हैं कि हम जाके पकौड़े बेचें, क्या करें हम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुपर्णा है जी। इस देश में पकौड़ा भी बहुत प्रसिद्ध हो गया, मुझे नहीं मालूम। इस देश में पकौड़ा भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। जी। अभी आप सब के सब रोजगार और विकास की बात कर रहे हैं। मैं आज का देखिए, आज का मैं बताता हूँ, न्यू वर्ल्ड हेल्थ की जो आज की आंकड़ा है, सुन लीजिए। आज भारत दुनिया में 6ठा सबसे अमीर मुल्क है, सबसे अमीर मुल्क है। आपने नहीं बनाया है, इस सरकार ने बनाया है, मौजूदा प्रधानमंत्री ने बनाया है, अपने कामों से बनाया है। आप इस तरह की बात ना करें, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप लोगों को वहीं लेके जाना चाह रहे हैं। सर, मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब हवाई हैं। अब जमीन में देखिए, दिल्ली में दुकानें बंद हो रही हैं, रेहड़ी पटरी वालों का काम नहीं है, रोजगार है नहीं। आज पहली बार आपके ट्वीट पे ये हुआ है कि 50-50, नहीं तो 90-10, 80-20 ऐसे होता था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी घुट्टी पिला रहे हैं और ऐसी गुट्टी पिला रहे हैं, एक शेर इस पे अर्ज करना चाहता हूँ। प्रदीप भाई देखिए, आज देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली देश के लिए रोल मॉडल है। प्रधानमंत्री ने जन औषधि की बात करी, क्योंकि लोगों को 100% छूट सस्ती दवाइयां मिले। आज केजरीवाल सरकार उसे लागू नहीं कर रही, बार बार कहने के बाद भी लागू नहीं कर रही। इसीलिए लागू नहीं करी ताकि अस्पतालों के अंदर सस्ता इलाज हो सके, वो ना हो। गरीबों का इलाज सस्ता होना चाहिए। मुझे मालूम है जनता के सवाल हैं। आज बाबूजी नहीं, आज नहीं। जनता के सवाल हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना ही कहेंगे। कल फिर मिलेंगे और बात करेंगे भैया जी।